Hello my dear friends and my dear students, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So guys, लास्ट वीडियो में हमने अगेन एक टॉपिक फिनिश कर दिया. आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो आपका है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो कि आपको थंबनेल में दिखाई दे दिया होगा. सो इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में मैं सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, एग्जैक्टली रेशियो प्रपोर्शन क्या होता है, एंड उससे रिलेटेड जो भी एक दो सम्स होते हैं मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा. एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाएगा एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है. तो चलो स्टार्ट करते हैं रेशियो प्रपोर्शन. सो गाइस, ये रहा आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन. तो रेशियो प्रपोर्शन में सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जैक्टली रेशियो क्या होता है. ठीक है, अगर आपसे किसी ने भी पूछा एग्जैक्टली रेशियो क्या होता है, सो रेशियो मतलब क्या होता है गाइस, इट इज़ अ, वी कैन से दैट इट इज़ अ फ्रैक्शन बिटवीन टू क्वांटिटीज़. अगर हमारे पास दो क्वांटिटी है, राइट, मान लो क्वांटिटी आपका ए है और दूसरा बी है, सो ए और बी का बीच का जो रेशियो होगा, जो फ्रैक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड एज रेशियो. ठीक है, सो इसको मैं क्या बोलूँगा बच्चों, ए टू बी, द रेशियो बिटवीन ए टू बी, और वी कैन से दैट इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए इज टू बी. सो ए दो कोल, आपको ऐसा कोलन देना है, उसके बाद लिखना है बी. सो रेशियो मतलब ए डिवाइडेड बाय बी और ए कोलन बी, दोनों का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, सेम. ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास दो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 25, दूसरा नंबर है 30, राइट ना. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ दीज टू नंबर्स, तो हम पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे. देखो 5 5 25, 5 6 30, तो आपका आंसर क्या मिलेगा बच्चों, 5 डिवाइड बाई 6. सो यू कैन राइट 5 बाई 6 और यू कैन राइट इन द वे लाइक 5 is to 6. ओके, सो दोनों का मीनिंग यहाँ पे क्या है बच्चों, सेम है. सो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, रेशियो. क्लियर. अब ध्यान देना, रेशियो में ऐसे बहुत टाइप के रूल्स होते हैं, राइट. तो जैसे मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे फर्स्ट वन आप पे यहाँ पे है, जैसे आपको दिया है ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, तो इसे हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी. इट इज व्हाट, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी. सेकेंड आता है बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया क्यूब, जैसे यहाँ पे ले लिया बच्चों मैंने ए क्यूब इज टू बी क्यूब, राइट. तो जब आपका ए क्यूब इज टू बी क्यूब आ गया, उसे हम बोलते हैं ट्रिप्लीकेट या ट्राइप्लीकेट. सो TRIPLICATE, रेशियो ऑफ ए इज टू बी. थर्ड वन जैसे मैंने बोल दिया स्क्वायर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए इज टू स्क्वायर रूट ऑफ बी. मतलब मेरे पास ऑलरेडी ए और बी का रेशियो रहेगा. सोचो अगर मैं वहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालूंगा, उसे हम बोल देंगे डुप्लीकेट. अगर मैं ए क्यूब बी क्यूब निकाल दूंगा, ट्रिप्लीकेट. और जब मैं रूट ऑफ ए इज टू रूट ऑफ बी निकालूंगा, उसे हम बोलेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो. इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, सब डुप्लीकेट. ये सब टर्म्स है, आपको पता होना चाहिए. सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी. नेक्स्ट वन, अगर मैं यहीं पे निकाल दूं बच्चों क्यूब रूट, सो क्यूब रूट निकाल दिया, मतलब क्यूब रूट मतलब ए रेज टू 1/3 इज टू बी रेज टू 1/3. आप ए भी 3 बोलो या आप क्यूब रूट ऑफ ए बोलो, दोनों का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, सेम. तो आप अपने हिसाब से कोई भी कंडीशन समझ सकते हो. ठीक है, सो अगर हमारा रहेगा ए रेज टू 1/3 इज टू बी रेज टू 1/3, तो बोलो इसे क्या बोलोगे, यस, सब ट्रिप्लीकेट. तो सब TRI ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी, राइट. तो ये हमारा हो गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट. कंफर्म गाइज, परफेक्ट गाइज. इतना हो गया. तो इतना होने के बाद अब मैं आपको सिखाता हूँ प्रपोर्शन. एग्जैक्टली प्रपोर्शन क्या होता है, PRO प्रपोर्शन. जब का प्रपोर्शन होता है ये आपका रेशियो से ही बनता है. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास दो रेशियो है, ए इज टू बी एंड जो सेकेंड रेशियो बच्चों आपका C इज टू D है, और मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि A और B का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू C और D का रेशियो. सो इफ A इज टू B इज इक्वल टू C इज टू D, देन वी कैन से दैट A, B, C and D are in proportion. ओके बच्चों, सो अगर आपका A इज टू B इज इक्वल टू C इज टू D है, मतलब ABCD आपका प्रपोर्शन में. और उसको दिखाएंगे कैसे हम लोग, A इज टू B, उसके बाद डबल आपको कोलन डालना है C इज टू D, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों रेशियो सेम है, इसलिए वो प्रपोर्शन में आ गए. तो मैंने लिख दिया A इज टू B डबल इज टू C इज टू D, इसका मतलब ये हो गया आपका प्रपोर्शन. कन्फर्म. तो हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोर्शन. अब ध्यान देना, जब कभी भी आप प्रपोर्शन के अंदर, जैसे आपने बोल दिया कि A इज टू B, राइट, दैट इज इक्वल टू C इज टू D, राइट. तो इन चीज़ों में आपका जो A और D है, ध्यान देना, ये जो आपका फर्स्ट एंड लास्ट,
ठीक है, ए एंड डी। सो ए एंड डी को मैं बोलता हूं एक्सट्रीम्स। क्या बोलता हूं बच्चों में? एक्सट्रीम्स, क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना, मतलब फर्स्ट और लास्ट, इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम्स। और ये जो आपका बी एंड सी होता है उसे हम बोलते हैं मीन्स। ध्यान देना सब लोग बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो जब कभी भी आपको ए इज टू बी सी इज टू डी दिया है, मतलब प्रपोर्शन दिया है, सब प्रपोर्शन में जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, राइट, जबकि फर्स्ट वैल्यू होगी और जबकि सबसे लास्ट वैल्यू होगी, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। जो आपकी सेंटर मतलब मिडल में आती है, बीच में आती है, जैसे बी और सी बीच में आ रहे हैं, उसे हम क्या बोल देंगे? मीन्स। कंफर्म। और इन दोनों कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक नया चीज मैं आपको बोलता हूं बच्चों, क्या? कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, राइट। कैसे? जैसे यहां देखो, अगर मैं बोलता हूं ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, इसका मतलब मैं क्या बोलता हूं? ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी। बच्चों मल्टीप्लाई करो, ए इंटू डी, बोलो क्या हो जाएगा? ए डी, दैट इज इक्वल टू बी इंटू सी, दैट इज वॉट? बी सी। देखो इक्वल होगी नहीं। सो प्रोडक्ट ऑफ ए डी मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका? एक्सट्रीम्स। बी सी क्या हो गया आपका यहाँ पे? मीन्स। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। क्लियर गाइज? वेरी नाइस। नेक्स्ट इसके अंदर मैं आपको बोल सकता हूँ, जैसे कुछ और प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मुझे यहाँ पे दो लोग दिए हैं, ए और बी। अगर किसी ने आपसे पूछा मीन प्रपोर्शनल, ओके, मीन प्रपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी, राइट। तो किसी ने अगर आपसे पूछा बच्चों मीन प्रपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी, तो आपका आंसर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। प्लीज ध्यान देना, मीन प्रपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। एक और आपको लास्ट प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं मैं आपको। सो लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपका प्रपोर्शन है ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी, दिखाई दे रहा है सबको? यस। सो ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी। तो आप देखो क्या क्या लिख सकते हो। आप लिख सकते हो ए माइनस, पहले हम लोग ये कर लेते हैं, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाय सी माइनस डी। या तो आप इसमें और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बोलो? ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइड बाई सी प्लस डी, राइट। अगर आपको याद होगा तो हमने रेशियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो और ऑल्टरनेंडो, राइट। कंपोनेंडो, डिविडेंडो, तो यही कॉन्सेप्ट है। अब आपको मैं ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ एक्जैक्टली कंपोनेंडो, डिविडेंडो सब क्या होता है रेशियो प्रपोर्शन में, ठीक है। चलो, सो गाइस ये रहा हमारा इन्वर्टेंडो। सो इन्वर्टेंडो में एक्जैक्टली क्या होता है? सबसे पहले अगर मुझे दिया है a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी, सो दिस इंप्लाइज दैट अगर a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी दिया है, सो इन्वर्टेंडो में क्या होता है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो बोलो क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो, b डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई c। ये होता है आपका इन्वर्टेंडो। अगर ऑल्टरनेंडो की बात करेंगे, जैसे मुझे दिया है a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी, सो ऑल्टरनेंडो में क्या होता है? ध्यान से सुना सब लोग, ये जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ रखो, मतलब क्या हो जाएगा? a डिवाइड बाई सी, फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, दैट इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई डी। परफेक्ट। अब आपका थर्ड आता है यहाँ पे, दैट इज कंपोनेंडो। अब देखो कंपोनेंडो क्या होता है? अगर मुझे a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी दिया गया है, सो जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में ऐड करो। कंपोनेंडो में देखो ऐड करते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा बोलो? a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी दैट इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। लेकिन इन केस ऑफ डिविडेंडो हम लोग क्या करेंगे? a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी। सो डिविडेंडो में हम क्या करते हैं बच्चों? सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो a माइनस बी डिवाइड बाई बी, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करते, ध्यान देना सब लोग, c माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। लेकिन अगर यहीं पे आ जाए कंपोनेंडो डिविडेंडो, a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी, सो a मतलब आपको पहले लिखना है न्यूमरेटर, दोनों की साइड में c एंड c, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, फिर लिख दो डिनोमिनेटर। सो पहले वाले केस में आपका डिनोमिनेटर कौन है? b, सेकंड केस में d है, राइट। सो आपने लिख दिया प्लस b माइनस b प्लस d माइनस d, देखा दिया आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंफर्म। अब इसके बाद आपका आता है प्रपोर्शन, दैट इज वेरिएशन, जिसे हम बोलते हैं। एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग सम्स करेंगे वेरिएशन। तो मान लो अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, अगर आपसे किसी ने पूछा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
वाई। सो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि एक्स और वाई में कुछ तो रिलेशन है। अगर मैं बोलता हूँ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक्स चेंज हो रहा है तो वाई भी चेंज होगा। लेकिन कैसे चेंज होगा? मान लो अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, अगर एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वाई की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको दिखाएंगे कैसे? एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। और इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाने के लिए ध्यान देना क्या करना होता है, जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे? इक्वल टू। तो जैसे इक्वल टू लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे के इंटू वाई, जहां पे के को हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, राइट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज योर के। अगर यहीं पे रहता सेकंड कांस्टेंट दैट इज एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, इसका मीनिंग क्या होता है? अगर मैं बोलूंगा बच्चों एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, इसका मतलब ये होता है कि एक्स इंप्लाइज दैट 1/y। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर x इंक्रीज होगा तो y आपका डिक्रीज होगा, अगर x आपका डिक्रीज होगा तो y आपका इंक्रीज होगा, मतलब उल्टे डायरेक्शन में भागेंगे ये लोग। देखो डायरेक्टली में क्या होता है? सेम डायरेक्शन, इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज, दोनों वेरिएबल में। लेकिन इनवर्सली में क्या हो जाएगा? अगर वो इंक्रीज होगा तो दूसरा वाला डिक्रीज होगा, और पहला वाला अगर डिक्रीज होगा दूसरा वाला इंक्रीज होगा। इसको हटाएंगे सेम वे से, x इक्वल टू के डिवाइडेड बाय वाई। सो ये बच्चों हमारा हो गया लगभग रेशियो प्रपोर्शन के सारे बेसिक्स। तो रेशियो प्रपोर्शन के बेसिक्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले बताया मैंने रेशियो क्या होता है, फिर डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, देन सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, देन प्रपोर्शन क्या होता है, अगर a to b और c to d दो वैल्यू दिए, दो रेशियो दिया है, अगर उनके बीच का रेशियो इक्वल है तो वी कैन से दैट a b c d आर इन प्रपोर्शन, ठीक है, राइट। एंड सिमिलरली मैंने उसमें बताया अगर ए बी सी डी मेरा प्रपोर्शन में है तो उसके अंदर ए और डी मतलब फर्स्ट और लास्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स, और मिडल वाले क्या बोलते हैं हम लोग? मीन्स। फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। देन बच्चों मीन प्रपोर्शन क्या होता है? हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अगर ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी दिया है तो आपको ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी, जिसे हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। कन्फर्म। एंड गाइस एक और कॉन्सेप्ट होता है कंटिन्यू प्रपोर्शन, ध्यान देना। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कंटिन्यू प्रपोर्शन, जैसे अगर आपके पास यहाँ पे दिया है ए और बी एंड सी, ये तीन वैल्यू दी गई है, और कोई बोलता है कि ए बी सी आर इन कंटिन्यू, ओके, इन प्रपोर्शन, कंटिन्यू प्रपोर्शन। इसका मतलब क्या होता है? a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई c। सो कंटिन्यू प्रपोर्शन बोल दिया, मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई c, इसमें ये जो आपका डिनोमिनेटर होगा, मतलब जो आपके ये जो आपके मीन्स होते हैं, ध्यान देना, कंटिन्यू प्रपोर्शन में जो आपके मीन्स होते हैं, क्योंकि ए और सी तो आपके एक्सट्रीम्स हो गए, बी यहाँ पे क्या हो गया? मीन्स। तो कंटिन्यू प्रपोर्शन में जो आपका मीन्स होता है हमेशा बोलो क्या होता है? सेम होता है। तो इस हिसाब से मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, बी इंटू बी इज वॉट बच्चों? बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए सी। कन्फर्म, वेरी गुड। तो जब कभी भी कंटिन्यू प्रपोर्शन बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे ए बी सी डी आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन, तो मैं क्या बोलूँगा? ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी। मतलब आपका कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होना चाहिए, जहाँ पे फिनिश हुआ वहीं से स्टार्ट हो। जैसे मैंने बोल दिया a डिवाइड बाई बी, तो b पे फिनिश किया, अब नेक्स्ट रेशियो b डिवाइड बाई सी आएगा, नेक्स्ट रेशियो c डिवाइड बाई डी, नेक्स्ट रेशियो d डिवाइड बाई e एंड सो ऑन, जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स दिए गए होंगे। कंफर्म। तो ये हमारे सारे बेसिक्स हो गए। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सो गाइस ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड द सन इज 7:2। तो मान लो ये आपका फादर है f एंड सन है बच्चों s, उनके प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया है मुझे? 7 और 2 दिया है, बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि फादर की एज होगी 7x और सन की एज होगी बच्चों 2x। याद रखना यहाँ पे जो x होता है इसे हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल, क्योंकि जब कभी भी आप रेशियो निकालते हो, राइट, तो उस रेशियो में आपके पास कोई भी टर्म्स दिए होते हैं, राइट, तो हमेशा उसमें आप कुछ कुछ सिंप्लीफाई करते हो, जो भी सिंप्लीफाई होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों? कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे x क्या हो गया बच्चों? आपका कॉमन मल्टीपल, राइट, तो 7x एंड 2x। अब यहाँ पे क्या बोला आगे? सो द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज क्या है यहाँ पे? ये सब प्रेजेंट एज है, ठीक है, यस। आगे क्या बोलता है? 10 years देयर एजेस विल बी इन द रेशियो ऑफ 9:4, मतलब 10 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी? 9:4। तो 10 साल बाद, अभी मुझे बताओ करंट एज यहाँ पे क्या है? 7x है, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी? +10, बराबर ना, क्योंकि आज अगर मान लो 20 साल है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी? 30 साल। तो उसी तरीके से अगर करंटली आपका 7x ईयर्स का एज है तो 10 साल बाद 7x + 10, ये हो गया फादर का एज, एंड सन की एज है 2x, तो 10 साल भी उसकी वो भी 10 साल हो जाएगी। तो जब हम 10 साल बाद दोनों की एज का रेशियो निकालते हैं तो मुझे क्या मिलता है बच्चों? 9/4। ये आपका हो गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई 7 करो, 4 7 ज़ा 28, राइट, x +10 4 ज़ा 40,
फिर 9 2 ज़ा बच्चों 18x, राइट। फिर 9 10 ज़ा क्या हो जाएगा आपका 90। अब देखो 28x माइनस 18x को सिंप्लीफाई करेंगे बचेगा 10x, बराबर है ना। एंड 40 वहाँ गया तो 90 माइनस 40 क्या होता है 50। तो इन शॉर्ट हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब हमारे पास x की वैल्यू 5 मिल गई ना। अब उसने क्या बोला था फाइंड दी प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या था 7x, बराबर बच्चों। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5, 7 5 ज़ा 35। सो 35 ईयर्स ये फादर की प्रेजेंट एज है। चेक करो, हाँ ऐसा ऑप्शन है। दिस माई प्रॉपर आंसर। क्लियर, वेरी गुड। सो बच्चों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 7 9 एंड 12 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 8:9:15। इफ ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए बी एंड सी। तो मुझे उनकी सेविंग्स का क्या निकालना है रेशियो। अभी मेरे पास 3 वैल्यू दी गई हैं, आप इसमें से कौन सा आंसर है देख लेते हैं। चलो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनकम लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इनकम यहाँ पे कितना दिया आपको 7 9 और 12। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा 7x 9x एंड 12x, क्योंकि मैंने बताया था कि x यहाँ पे क्या होगा कॉमन मल्टीपल। एंड उसके बाद इनका एक्सपेंडिचर मतलब जो उनके खर्चे हैं कितना है बच्चों 8y, क्योंकि यहाँ पे नया रेशियो है इसके लिए मुझे अलग कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा, दैट इज y ले लिया मैंने 8y 9y एंड दिस इज 15y। वेरी गुड। अब इतना होने के बाद अब हमें क्या निकालना है इनका सेविंग्स। आप सभी को पता है जो बच्चों सेविंग्स होती है हमेशा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो 7x माइनस 8y, देन दिस इज 9x माइनस 9y, और ये बोलो क्या हो जाएगा आपका 12x माइनस 15y, बराबर है। वेरी गुड। आगे क्या होगा, अब इतना मैंने निकाल दिया। आगे बोलता है इफ ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम। तो बोलो यहाँ पे ए की सेविंग कितनी है 7x माइनस 8y, और ये तो मेरी सेविंग है। और उसने सेविंग के बारे में कुछ बोला भी है। क्या बोला है कि जो ए होता है वो बंदा कैसे सेव कर रहा है, उसकी जो भी इनकम उसका 1/4 टाइम्स। तो उसकी सेविंग कितनी है 7x, तो 7x का 1/4। तो यहां से हम लोग इन वेरिएबल के बारे में जो रिलेशन है वो निकाल लेते हैं। सो मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे, जब मैं 7x वहां भेजूंगा दिस इज वॉट 7x माइनस 7x डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 8y। 7 4 ज़ा 28, 28 माइनस 7 इज 21। सो 21x डिवाइड बाई 8 4 ज़ा 32, मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, इज इक्वल टू y। सो मेरे पास ये x और y के बीच में कुछ रिलेशन आ चुका है, ठीक है। चलो बाय यूजिंग ये ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम। अब हमें क्या निकालना है b का सेविंग, ठीक है। सो सेविंग्स ऑफ b, सेविंग्स ऑफ b, तो सेविंग्स ऑफ b मुझे कैसे मिलेगा बोलो 9x, that is 9 of x minus y, बराबर ना बच्चों 9 of x minus y, that is equal 9 times of x minus what is the value of y 21x divided by 32। एक चीज़ याद रखो यहाँ पे कैसे भी करके आपको सब कुछ एक वेरिएबल में लाना है तो आपको बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। 32 into x is 32x, 32x minus 21 is what 11x, right। 11x into 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 99x divided by 32। वेरी गुड। हमारे पास यहाँ पे सेविंग्स ऑफ बी आ गया, ठीक है। अब मेरे पास अगर सेविंग्स ऑफ ए और बी आ गया है तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं बच्चों, देखते हैं ए और बी के हिसाब से कुछ आंसर आता है क्या। तो सेविंग्स ऑफ ए कितना था बोलो 1/4 टाइम्स ऑफ हिज इनकम, यही था उसका सेविंग, दैट इज 1/4 टाइम्स ऑफ 7x, मतलब 7x डिवाइडेड बाई 4 इज टू सेविंग्स ऑफ बी। अभी हमने सी नहीं निकाला, ठीक है कोई बात नहीं, सी भी निकाल लेंगे अगर कुछ मैच नहीं हुआ तो 99x डिवाइड बाई 32। अभी ध्यान रखना बच्चों, अगर हमको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 और 4 का एलसीएम इज 32। पूरे इक्वेशन में यहाँ पे हमारा सी भी है, हम सी लिख नहीं रहे। सो पूरे इक्वेशन में हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे 32 से करेंगे, यहाँ पे भी 32 से करेंगे, यहाँ पे भी जो भी हमारे पास सी की वैल्यू आई होगी। सो 4 8 ज़ा 32, 8 7 ज़ा बच्चों 56, x हटा दो इज टू यहाँ बच्चा 32 कैंसिल बटे 99। सो 56 इज टू 99, देखो कहाँ पे दिख रहा है क्या, देखो पहला आंसर यस, मतलब यही मेरा आंसर, क्योंकि और जगह कहीं जगह पे 56 इज टू 99 नहीं दिख रहा है ए और बी का, राइट। वेरी गुड। तो देखा जाए तो हमारा ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सी निकालने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर कहीं और पे भी 56 इज टू 99 दिया होता कहीं और पे भी, तब हमें सी निकालने की वहाँ पे ज़रूरत होती। तो बच्चों याद रखना, सब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर 1 2 निकालने से आपका आंसर आ जाता है तो आप सब निकालने के पीछे मत भागो, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे, क्या लिखा है यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज मतलब याद है ना वेरिएशंस डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो कॉस्ट मतलब सी, वेरीज मतलब प्रपोर्शन, कितना स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, तो मान लो वेट है आपका डब्ल्यू, तो डब्ल्यू स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो जाएगा सी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर। मैंने बताया था कि जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लगता है बोलो कांस्टेंट। तो सी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डब्ल्यू का
स्क्वायर। अब क्या आगे क्या बोला, वंस दिस डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस विथ वेट्स इन द रेशियो ऑफ 1 3 4 5, ठीक है, तो उसके वेट का रेशियो दिया बच्चों, ये वेट का रेशियो दिया है, तो अगर वेट का रेशियो दिया तो यहां से मैं क्या निकाल लेता हूं, कॉस्ट। क्या निकाल लेता हूं बच्चों, कॉस्ट। तो कॉस्ट बोलो क्या आएगा, क्योंकि जो कॉस्ट है वो कैसे मुझे मिल रहा है, वेट का स्क्वायर करने से। सो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25, ठीक है। फिर क्या बोलता है, व्हेन द पीस वेयर सोल्ड, when peas were sold the merchant got rupees 98,000 less। वेरी गुड। तो मतलब जब उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया और उसके बाद जब उसने इसको सेल किया तो उसे 98,000 का लॉस हो रहा है। तो मान लेते हैं कि जब वो एक मतलब जो पूरा डायमंड था, जब वो पूरा डायमंड था उसका मान लेते हैं हम लोग 100K डब, राइट ना। तो उसका वेट मैंने क्या ले लिया, 100, परफेक्ट। उसका वेट क्या ले लिया बच्चों मैंने, 100, ओके। सो 100 ले लिया मैंने। अब जब पहले 100 था, डिवाइड करने पे वेट मुझे क्या मिल गया, 1 9 16 एंड 25, परफेक्ट। तो जब मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट करता हूं तो आंसर मुझे क्या मिल रहा है, 98। क्योंकि कॉस्ट मुझे कैसे मालूम पड़ता है बच्चों, ध्यान देना, दिस इज माई कॉस्ट। मान लो मैंने कॉस्ट ले लिया 100K W स्क्वायर, ठीक है। इनिशियली जैसे हम बोलते थे लेट द 100 रुपीज़ ऑफ 1, तो उसी तरीके से मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे 100 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया है तो एंड ऑफ द रेशियो 100 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट ना। सो हमने हर रेशियो 100 ले लिया। सो 100K W स्क्वायर माइनस 1 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 दिस ऑल्सो K W स्क्वायर, दैट इज कॉस्ट है हमारा, इज इक्वल टू 98,000, बराबर। सो टेंशन मत, तो जो 100 लिया है मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, बाद में भी 100 यूज़ करूँगा। तो सिंप्लीफाई करूँगा, 1 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, सो 25 प्लस 16 इज 41, 41 प्लस 9 इज 50 प्लस 1 इज 59, 59 KW का स्क्वायर एंड दिस इज 100 KW का स्क्वायर। जब आंसर करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज़ वॉट 49, तो 49 KW का स्क्वायर। सो KW का स्क्वायर मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, 98,000 डिवाइडेड बाय व्हाट इज KW का स्क्वायर, व्हाट इज KW का स्क्वायर, C, दैट इज कॉस्ट, समझे, कंफ्यूज मत होना। डिवाइड बाय 49, 49 2 ज़ा, तो मुझे क्या मिला 2000, राइट। मुझे क्या मिला वैल्यू यहाँ पे 2000, मैंने क्या लिया था 100, अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई भी कर दो तो क्या आएगा आपका 2 1 2 3 4 5 यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 2 lakhs। तो आपका आंसर क्या है, 2 lakhs। चेक करो ऐसा आंसर है क्या, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो या ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है बच्चों, इन अ लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स टू द नॉन स्टोरी बुक्स। तो स्टोरी बुक्स को हम लेते हैं S से और नॉन स्टोरी बुक्स को हम लिखाते हैं N से, ठीक है। वॉज 4:3, कितना था बच्चों, 4:3, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स वॉज 1248। प्लीज ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। व्हेन सम मोर स्टोरी बुक्स वेयर बॉट द रेशियो बिकम्स 5:3, फाइंड द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स। देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टोरी बुक्स, तो बच्चों स्टोरी बुक्स क्या हो जाएगी 4x और नॉन स्टोरी बुक्स क्या हो जाएंगी आपकी 3x। लेकिन इसने बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स क्या है हमारे पास 1248, मतलब मेरे पास यहाँ पे स्टोरी बुक्स कितना दिया है 1248, जो कि क्या है आपका 4x, राइट। तो 4x इज इक्वल टू 1248 डिवाइड बाय 4, तो हम यहाँ पे 4 यहाँ भेज दे रहा हूँ मैं। सो 4 2 सॉरी 4 3 12, 4 2 4 1 4, 4 2 8। सो मेरे पास x की वैल्यू क्या मिली बच्चों 312। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लेता हूँ, नॉन स्टोरी बुक्स। तो नॉन स्टोरी बुक्स मुझे कितना हो गई 3x है ना, सो 3x, तो दैट इज 3 × 3 1 2, तो क्या आएगा 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9। सो देखा जाए तो हमारे पास बच्चों 1248 ये स्टोरी बुक्स है और जो नॉन स्टोरी बुक्स है वो 936 है। ये मेरी अभी एक्चुअल कंडीशन है। अब क्या बोला है, व्हेन सम मोर स्टोरी बुक्स वेयर बॉट, ठीक है। अब स्टोरी बुक्स हमारी एक्स्ट्रा बढ़ गई है, तो पहले क्या थी 1248, अब हमने कुछ और बुक ला दिया, मान लो बुक क्या है हमारी y है, ठीक है। देन द रेशियो बिकम 5:3, किसका, स्टोरी और नॉन स्टोरी। तो नॉन स्टोरी कितना है बच्चों हमारा 936, दैट इज इक्वल टू 5:3। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो पहले हमारी स्टोरी बुक्स थी क्या 1248 प्लस पहले थी 1248 प्लस y, क्यों किया, क्योंकि ये जो y हमारा एक्स्ट्रा जो हमने अभी बस बॉट किया हुआ है, और 936 हमारा नॉन स्टोरी बुक्स था, उसको निकालने के लिए मैंने x निकालना पड़ा, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो सो बोलो क्या हो जाएगा 3 3 9, 3 1 3 2 6, यहीं पे सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ मैं। तो 1248 प्लस y इज इक्वल टू 3 1 2 वहाँ गया ना, तो 5 2 10, 5 1 5 प्लस 1 6,
5 3 ज़ा 15, कितना आ गया आपका 1560। चलो 5 2 ज़ा 10, 1 आ गया कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, 5 3 ज़ा 15। अब y हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1560 माइनस 1248। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 10 माइनस 8 इज़ 2, यहाँ बचा 5 माइनस 4 इज़ 1, यहाँ बचा 5 माइनस 2 इज़ 3 ना, बराबर। तो आंसर इज़ 312। द करेक्ट आंसर इज़ ए। वेरी गुड। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th में क्या बोला है बच्चों। अगर ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मैं आपको जानबूझ के थोड़ा लेंदी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब क्या बोला है, ₹8,400 इज डिवाइडेड अमंग ABCD। अब ABCD में मैंने 8,400 रुपए को डिवाइड किया है इन सच अ वे दैट द शेयर्स ऑफ A, B, BC एंड CD आर 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7। बच्चों ध्यान देना, A और B का रेशियो मुझे दिया है, कितना दिया है A और B का रेशियो 2/3। देन मुझे यहाँ पे AB के बाद BC का रेशियो दिया है, बोलो BC का रेशियो यहाँ पे मुझे क्या दिया है 4/5। फिर मुझे यहाँ पे CD का रेशियो दिया है, CD का रेशियो कितना दिया है 6/7। फिर क्या बोला है रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द शेयर ऑफ A। अभी A को कितना मिला वो करना है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो जिसकी वैल्यू पूछता है या ना पूछो बात की बात है, यहाँ पे A का शेयर पूछा है ना, तो हर एक बंदे को A के रिस्पेक्ट में ला दो, हर एक बंदे को A के रिस्पेक्ट में बना दो, चाहे वो A हो, चाहे वो B हो, चाहे वो C हो, चाहे D हो। A तो A ही रहेगा। अब B की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A बोलो क्या आएगी, तो B की वैल्यू क्या आएगी, बोलो B की वैल्यू हो जाएगी 3A/2, क्योंकि 3 वहाँ भेजोगे 3A/2 बराबर। अब यहाँ से अगर मैं B निकालने जाऊँगा, सॉरी C निकालने जाऊँगा, क्योंकि B तो हमने निकाल लिया, आप C निकालते हैं, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 5 टाइम्स ऑफ B/4, जहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ 5/4 इंटू B। B की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों 3A/2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 4 2 ज़ा 8A। देखा, हमने इसको भी A के फॉर्म में निकाल दिया, राइट। ऐसे हम D भी निकाल लेते हैं। D क्या हो जाएगा आपका 7C/6। सो D की वैल्यू हो जाएगी 7/6 इंटू C, क्या है आपका 15/8A। सो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो 15 7 ज़ा 7 5 ज़ा 35, बचा 3 7 ज़ा 1 105/8 6 ज़ा 48A। तो हमने B निकाल लिया, C निकाल लिया और D निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ A। अब उसने क्या बोला है कि उसने ABCD के पास जो भी शेयर्स हैं उसको ऐड करने पे कितना मुझे मिल रहा है 8,400 रुपये। मतलब क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 8,400, राइट। अब यहाँ पे A की वैल्यू क्या है बच्चों, A तो A ही रहने वाला है। B की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3A/2, C की वैल्यू यहाँ पे क्या है 15A/8 एंड D की वैल्यू क्या है 105A/48 बराबर है। सो बच्चों जब इसका आप LCM लोगे तो बोलो क्या आएगा, LCM आपका 48 आएगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 48 एंड ऊपर क्या होगा आपका, दिस इज योर 48A प्लस 24 3 ज़ा कितना था 76, नो 24 इंटू 3 है ना, 3 4 ज़ा 12, 72 तो सॉरी 72A प्लस अगर मैं 8 से करूँ तो 8 6 ज़ा 48 एंड 15 6 ज़ा 90A प्लस 105A दैट इज इक्वल टू 8,400। जब पूरा आप सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों A की वैल्यू क्या आएगी 1280। कंफर्म, दैट इज योर आंसर है। आप कैलकुलेट कर देख लेना, आपका आंसर 1280 ही आएगा, ठीक है। वेरी गुड। सो गाइज लगभग मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको 5th क्वेश्चन भी फिनिश कर दिया। अब ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में आपको डुप्लीकेट ऑफ रेशियो पूछे, जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B, तो आपको बताया मैंने क्या बताया बच्चों A²/B² बराबर। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सारी चीज़ें। तो जब भी कोई भी आपको रेशियो देगा, उसका डुप्लीकेट, उसका ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट या सब ट्रिप्लीकेट पूछेगा तो कंफ्यूज मत होना, अपने हिसाब से आंसर दे देना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2:3 का डुप्लीकेट बोलो क्या होगा, तो 2:3 का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा बच्चों 4:9, और 2:3 का ट्रिप्लीकेट बोलो क्या होगा, ट्रिपल कर दो तो 2 × 2 × 2 दैट इज 8, 3 × 3 × 3 दैट इज 27, सो 9 8:27। लेकिन अगर यहीं पे बोलेगा बच्चों क्या इसका सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट, तो क्या हो जाएगा सब डुप्लीकेट √2 √3 एंड सब ट्रिप्लीकेट इज व्हाट √2 एंड √3। सो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं बच्चों। लगभग इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ जाते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। बस याद रखो कि जब कभी भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन या वेरिएशंस आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा बहुत आपको ट्राई करना है कि हर चीज़ को एक ही पैरामीटर में लाना है। आपने ध्यान दिया होगा हर क्वेश्चन को मैंने एक पैरामीटर में लाया, एक वेरिएबल में लाया, और उसकी वजह से सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है। तो होप सो कि ये टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप ये चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। इनकेस अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट
कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइज, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर माई लेटेस्ट वीडियोज।